और चलिए खबरों की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए धमाकों के सिलसिले में जम्मू पुलिस ने यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में जांच की जिम्मेदारी एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। एसपी सतह के अफसरान पर मुश्तमिल एनआईए की 2 टीमें जायवकू पर पहुंच चुकी हैं। छानबीन का अमल जारी है। जम्मू एयरपोर्ट पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब करीब 1:30 बजे गश्ती पार्टी को मुश्तबा शय नजर आई थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो धमाके हो गए। इसके नतीजे में फिजाइया के 2 एहलकारों को मामूली चोटें आईं। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर हैंगर यानी वो जगह जहां हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं उससे बिल्कुल करीब ये धमाके हुए। मुमकिना तौर पर करीब खड़ा किए गए तैयारे को निशाना बनाने के लिए ये हमला किया गया था। हिंदुस्तान में किसी दिफाई तनसीब पर यह अपनी नौयत का पहला हमला है। जराये के मुताबिक ड्रोन्स के जरिए यहां आईईडीज गिराए गए। ताहम जराये ने यह भी कहा कि गुब्बारों के जरिए यहां बम गिराने के पहलू का भी जायजा लिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टारगेटेड हमला किया गया। हुकूमत इस मामले में तमाम पहलुओं का जायजा ले रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह फिजाइया के आला हुकाम से धमाकों के सिलसिले में लगातार राब्ते में हैं, बातचीत कर रहे हैं। फिजाइया के आला हुकाम जम्मू पहुंचकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इस हमले के बाद मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी तंसीबात पर चौकसी बढ़ा दी गई है। Jammu airport is highly guarded, and how did then the IEDs reach inside the airport, and that too in the technical area? Was it that a drone was used to deliver the bomb IED inside the airport? Alongside this information, there is also an input saying that an individual was caught outside in a shopping mall with a 5 kg weighing IED. The question is, the same person who put the bombs inside the airport could not have been used for another bomb outside the airport. What you are defended by is not so much the defensive measures, but the assurance of strong reaction. Because if a drone has been used, and please don't forget that drones were extensively used in the Armenia-Azerbaijan conflict. Please don't forget that Turkey has been supplying drones to Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में ओलंपिक खेलों समेत कई अहम मामलों पर बात की। साथ ही उन्होंने कोरोना और कोरोना की वैक्सीन का भी तज़किरा किया। उन्होंने मिल्खा सिंह को भी खराज अक़ीदत पेश किया। पीएम मोदी ने कहा कि मिल्खा सिंह की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी। लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल करके आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। उन्होंने देश के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा
कि कोरोना के लड़ाई में जो टीकाकरण हो रहा है, इसको लेके लोगों के मन में जो डर है वह उस डर को निकाल दे, सभी लोग टीका लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी माँ दोनों डोज वैक्सीन की जो दोनों डोज है वो लगवा चुकी है, आप लोग भी लगवाइए। साथ ही उन्होंने देश की जनमानस से अपील की कि देश के जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनके जीतने के लिए, उनके मांग को, उनके प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप लोग उनके प्रोत्साहन को बढ़ाइए। क्योंकि जो भी खिलाड़ी हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा किया और बताया उन्होंने कि किस तरह से किसान परिवार से, गरीब परिवार से आए हैं, लेकिन अपने संघर्ष के बल पे ये लोग आज ओलंपिक खेलने जा रहे हैं टोक्यो। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की लड़ाई में डॉक्टर्स की जो भूमिका रही है बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय रही है। और इस दौरान उन्होंने पर्यावरण की भी चर्चा की और जल संचय पर उन्होंने चर्चा की। जल संचय एक देश सेवा है, मानसून आ गया है, सभी लोगों को जल संचय करना चाहिए और किस तरह से संचय करना चाहिए इसको लेकर उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती का उदाहरण दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और इसको इस बार हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, सभी लोग इससे जुड़े। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। चर्चा यहाँ पे पटेल नगर ईस्ट कम्युनिटी सेंटर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुनने पहुंचे थे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ, जहाँ पे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम लोग ने आज एक निर्णय लिया है कि हर महीने जो मन की बात प्रधानमंत्री की होती है, तो मन की बात सुनने के बाद एक हम लोग बूथ लेवल की बैठक करेंगे। इससे जो है यह जो पार्टी है, जो संगठन है, वो मजबूत होगी और आने वाले समय में हम और आगे बढ़ने का रास्ता तय करेंगे। ये भी जेपी नड्डा ने कहा कि जो मन की बात प्लेटफॉर्म है यह गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, कभी प्रधानमंत्री ने इससे राजनीतिक बातें न की, केवल इससे जो है ज्ञानवर्धन होने वाली बातें की हैं। तो और भी लोग इससे जुड़े और सुने, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो भी बातें होती हैं यह ज्ञानवर्धक होती हैं और सकारात्मक मैसेज जाता है। कैमरा पर्सन युगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। राशिद अल्वी ने कहा कि कुल जमाती मीटिंग में सियासी पार्टियों की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, उनके मशवरों पर कान तक नहीं धरा गया। उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग का मकसद सिर्फ मुलाकात तक ही महदूद होकर रखा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। और कश्मीर के राजनीतिज्ञों से और राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, लेकिन किसी का मशवरा उन्होंने नहीं माना। और अब कारगिल और लद्दाख के लोगों से बात सरकार करना चाहती है और निश्चित तौर से उनके भी मशवरे को नज़रअंदाज किया जाएगा। गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन, बैठिए, बात कीजिए और घर वापस चले जाइए। यही भारत सरकार और प्रधानमंत्री। यूपी में मुबैना तब्दीली मजहब मामले में जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि तब्दीली मजहब पर सियासत हो रही है, खूब हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों का मजहब तब्दील किया गया उन्हें आखिर सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। क्या कुछ उन्होंने इस बातचीत में कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मजहब तब्दीली मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर जमात इस्लामी हिंद ने एतराज़ जताया है। हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, जिस तरह से कार्रवाई हो रही, आखिर आपको क्या एतराज़ है इस पर? देखिए, अगर कोई काम वाकई कानून के ख़िलाफ़ हो रहा है तो पुलिस को पूरा इख्तियार है वो कार्रवाई करे, मगर जिस तरह से ये मीडिया में चलाया जा रहा है और जिस तरह हमारे वज़ीर आला यूपी के ज़ोर ज़ोर से बहुत सारे ऐलानात धमकियों की शक्ल में कर रहे हैं और एक पूरा मामला बनाया जा रहा है, तो साफ नज़र आ रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इस मामले को बता रही है, पर्दाफाश कर रही है, ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती थी, तमाम बातें कर रही है, लालच दिया जा सकता, फंडिंग होती थी, एएसआई और दूसरी एजेंसियों से भी इस मामले को जोड़ा गया। अगर ये जांच हो रही है तो इसमें जांच हो जाए तो क्या दिक्कत क्या है? नहीं, मगर जांच तो अभी हो ही रही है ना। अभी तो गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उनका रिमांड लिया है, रिमांड अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, पूछताछ चल रही होगी। पूछताछ से पहले ही इतना बड़ा आप शोर मचा रहे हैं तो साफ नज़र आ रहा है कि इंटेंशन और इरादे कुछ और हैं। भाई, जांच तो खामोशी से की जाती है, जब सारी जांच हो जाए आप कोर्ट में पेश कीजिए। इसको मीडिया में चलाने के पीछे
और मीडिया को इतना जो है, जो एक ख़ास मीडिया है वो इसको इतना उछाल रहा है, उसके पीछे साफ तौर पर यूपी में इलेक्शन का माहौल बनाना, यूपी में नफ़रत के माहौल बनाना। और चूंकि यूपी इलेक्शन में साफ नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास सवालों के जवाब नहीं हैं, और जो इश्यूज़ हैं जनता के, उन इश्यूज़ के बारे में वो ठीक से लोगों के सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 1000 लोगों का जबरन मजहब तब्दील कर दिया जाता है, लालच दिया जाता है, तो इसमें तो रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ये तो कहानी है ना, ये तो शोर शराबा है। असल चीज़ तो आप तय करेंगे ना। अभी तो जांच शुरू भी नहीं हुई और कि ज़बरदस्ती हुआ है या नहीं हुआ है। और मीडिया जो है, मीडिया का बड़ा हिस्सा उन लोगों से बातें कर रहा है जो उनके घर वाले हैं या मीडिया के दूसरे लोग हैं या और लोग हैं। भाई आप उन लोगों से बात कीजिए ना जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, उनसे आप बात कीजिए। अगर वाकई ज़बरदस्ती किसी ने की है तो उसके लिए कानून मौजूद है। उसके लिए ये पूरा मीडिया में माहौल बनाना और इसको दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश करना, और अभी जांच शुरू भी नहीं हुई, अभी तो तफ्तीश ही चल रही है, उससे पहले बड़ी बड़ी कहानियां आप चला रहे हैं, तो साफ नज़र आ रहा है कि उनके पास कोई बुनियाद नहीं है। ये सिर्फ, और अब इस वक्त चलाना, ये कोई आज का वाक़या है या कोई अभी की चीज़ें हैं जो अभी चीज़ें हुई हों, तो ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी है, यूपी इलेक्शन की। और मुझे लगता है कि जनता, आवाम सब इसको समझ रही है, और ये धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाना, इसके अलावा इनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं, ऐसा लगता है। आप ये चाहते हैं कि जिन लोगों का मजहब तब्दील हुआ है उन लोगों से बात की जाए, उन लोगों को सामने लाया जाए? नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज कौन किसका मजहब ज़बरदस्ती तब्दील करा सकता है? मैं बताऊं, ये मुमकिन ही नहीं है जमहूरियत में ज़बरदस्ती किसी का कोई मजहब तब्दील कराए, या लालच दे के कोई कराए तो दोबारा वो अपने वापस आ सकता है, पैसा भी ले लेगा वो और वापस भी अपने मजहब में आएगा। कौन रोक सकता है उसको? तो जब संविधान एक हर शहरी को, नागरिक को यह आज़ादी देता है कि वो अपनी पसंद का मजहब भी अख्तियार करे, अपनी पसंद का विचार भी रखे, अपनी पसंद की पार्टी में रहे, लोग एक पार्टी में आते हैं, दूसरी में जाते हैं, रोज़ बदलते हैं, तो ये तो अधिकार है लोगों का कि वो अपनी मर्जी से फैसला करें। तो इस पर आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? शुक्रिया। तो ये तमाम एतराज़ात हैं, और वो सीधी बात ये है कि इंजीनियर साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन लोगों को सामने लाया जाए जिन लोगों का धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया है, इसको साबित किया जाए, बल्कि इस मामले में फिलहाल जांच हो रही है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर भोपाल से, जहां आज से इतवार को भी अनलॉक कर दिया गया। अनलॉक के बाद भोपाल में दुकानें खुलने का सिलसिला भी जारी हो गया है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के पेश नज़र दुकानदार कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल आवरी की बात कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने यहां का जायजा कुछ यूं लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस कम होने के बाद संडे को भी अनलॉक कर दिया गया है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के सबसे प्रमुख बाज़ारों में से एक न्यू मार्केट में मौजूद हैं। सुबह का वक्त है, 10 बज चुके हैं और दुकानें खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये दुकानें आज रविवार को भी इसलिए खुल पा रही हैं क्योंकि सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि दुकानें रविवार को भी खोली जा सकेंगी। हम यहाँ के कुछ दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितनी राहत वो महसूस कर रहे हैं और क्या उन्होंने बंदोबस्त किए हैं कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए। आप ये बताइए कि आज रविवार कितने दिनों बाद दुकान खोल पा रहे हैं आज? सर लगभग 3 महीने हैं, 3 महीने हो चुके हैं लगभग, नहीं करके 90-100 दिन हो चुके हैं। उसके बाद आज ये पहला संडे खोल रहा है। उम्मीदें तो काफ़ी है क्योंकि ये वीकेंड है तो पब्लिक भी बहुत आती है न्यू मार्केट में। अब देखिए बाकी क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि आपने क्या बंदोबस्त किए हैं इस बात को लेकर कि जो कोरोना की गाइडलाइन है वो फॉलो हो सके आपकी दुकान पे? सर वो तो एज़ पर जो हमारे शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है, ये बाहर हम लोगों के पूरे सर्कल बने हुए हैं शॉप के बाहर। कस्टमर खुद भी आता है, सर्कल पे ही खड़ा होता है, डील वहीं से ही होती है, जो भी सामान बताता है। कस्टमर की एंट्री अंदर नहीं रहती, बाहर से डीलिंग होती है जो भी होता है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के सामान दिया नहीं जाता। और यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी बात भी ये की है कि एक यहाँ पर बोर्ड इन्होंने चस्पा किया है, फ्लैक्स है, जिसमें लिखा हुआ है कि नो मास्क और नो एंट्री। ऐसे ही कुछ और दुकानें हैं जिन्हें
हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखें तमाम जो दुकानें हैं वो खुलने लगी हैं। आज कई दिनों बाद संडे को दुकान खुल रही है, वैसे साप्ताहिक तौर पर दुकान खुल रही थी। अच्छा सर, ये बताइए कि आज रविवार को भी आपकी दुकान खुल गई है, लगभग 3 महीने हो गए होंगे उसके बाद खुल रही है। कितना कारोबार पे असर पड़ा था और इस फैसले को जो सरकार ने लिया उसको आप कैसे देखते हैं? सर, जैसा कि बताया मैंने, संडे का लॉकडाउन खोलने का कोई औचित्य नहीं है। संडे लॉकडाउन ही रहता तो अच्छा रहता मेरे हिसाब से, क्योंकि थर्ड वेव का भी अभी चल ही रहा था, मैंने बताया आपको। तो जिस हिसाब से संडे लॉकडाउन ओपन हुआ है, मार्केट में उतना कोई रश नहीं है, ना कोई पब्लिक आ रही है, इसलिए संडे लॉकडाउन ही रहना चाहिए था। जो 6 दिन मिल रहे थे उसमें चल रहा था व्यापार जैसा भी चल रहा है अभी, क्योंकि अभी मार्केट में वैसे ही फुटफॉल कम है कस्टमर्स का। तो ये आपको लगता है कि एहतियात और ज़रूरी है तीसरी वेव को? थी संडे लॉकडाउन ही रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। संडे ओपन रहने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा व्यापार। तो ये एक दुकानदार है, इनकी अलहदा राय है। हालांकि वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है कोरोना के आने की, अगर उसको रोकना है तो सावधानी ज़रूरी थी। और अगर संडे लॉकडाउन रहता भी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट जो है बहुत डाउन है और जिस तरीके की चिंताएं हैं उसमें अभी सावधानियां ज़रूरी हैं। कैमरामैन दीपक के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इसी तरह तेलंगाना से खबर है, जहां लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन लॉकडाउन का असर अभी भी दिखाई ही दे रहा है। छोटे ताजिरों ने खरीदो फरोख्त में कमी की शिकायत की है, आवाम ने महंगाई की शिकायत की है, साथ ही आवाम ने हुकूमत से ईंधन की बढ़ती कीमतों को कम करने की भी मांग की। कारोबार नहीं है, पब्लिक नहीं आ रहा लॉकडाउन से। लॉकडाउन में लॉस हुआ तो हुआ, अभी भी लॉस हो रहा, अभी भी पब्लिक ही नहीं चल रहा। इधर पब्लिक आ रहा ना जा रहा, गिराक है ना कारोबार है ना कुछ है। यहाँ कोई भी नहीं आ रहे कारोबार को, माला पूरे फेंक दिए, पूरा उठा के लॉकडाउन से फेंक रहे, तो अभी तो भी फेंक रहे हम लोग। इस पे भी कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है, नाम को नहीं है कारोबार। पूरे सौदे उठा उठा के फेंक दे रहे, पूरा पब्लिक नहीं आ रहा, किधर का उधर ही हो जा रहा, जिधर का जाम उधर ही रुक जा रहा, इधर आ रहा ही नहीं पब्लिक। पेट्रोल के दामा इसके बढ़ाने के वजह से तरकारी के दामा भी इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से तरकारी के दामा भी बढ़ जा रहे। ये गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेके पेट्रोल का रेट और इसके एग्रीकल्चर रिलेटिव प्रोडक्ट्स के रेट थोड़ा कम करे तो हमारा तरकारी का रेट कम होता, हमारे डेली नेसेसरी के आइटम कम में अवेलेबल मिलते। दूसरे आइटम लग्जरी आइटम छोड़ के मिनिमम नेसेसरी आइटमों के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करे तो ये गरीबों के लिए इतना मुसीबत नहीं होता। पेट्रोल के तरफ से क्या हो रहा बोल के बोलते, पब्लिक को इतना प्रॉब्लम हो रहा, कोई चीज़ खरीद नहीं सक रहे, गरीब लोग कोई चीज़ खरीद नहीं सक रहे, कोई चीज़ ये नहीं कर सक रहे। डीजल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया। हाँ, इसके तरफ से पब्लिक गवर्नमेंट सोचने का है कि क्या है कि इतना महंगा रहे तो लोग गरीब लोग कैसा जीते, क्या करते क्या नहीं। बिजनेस बहुत कम हो जा रहा। हाँ, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब लोग जीने का सहारा है। 1 किलो तरकारी लेने का 1/2 किलो तरकारी ले रहे, तरकारी नहीं खा सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, क्या बोल के बोलते। तेलंगाना में 1 जुलाई से कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं। बाज़ प्राइवेट कॉलेजों के इंतजामिया ने स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए कोरोना टीकाकारी की खास मुहिम भी चलाई है। तलबा और सरपरस्तों ने कॉलेज इंतजामिया की पहल पर इजहार तशक्कुर किया। Ready to give, so we have taken like a kind of giving ad advertising in circulating among known colleges, and we made a widespread through the friends network, WhatsApp and emails and everything. So we able to make it up. So we have got a good support from the public end also. So many spot registrations have taken place on. It's a great initiative by our college, because outside there are not many vaccination drives are available. There are only for across senior citizens and 50 age above people, and 18 years below ఉన్న వాళ్ళకి ఏం లేదు, 18 years క్రాస్ అయిన వాళ్ళకి ఏం వ్యాక్సినేషన్ దొరకట్లేదు. మా కాలేజ్లో ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ కావాలి, ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మాకు, ఇప్పుడు సెమ్ ఎగ్జామ్స్ అవుతాయి, వాటి కోసం బెనిఫిషియల్. Been facing this from 2 years. It's almost 2 years, and we have a threat in our hearts, quarantining or sitting at home. So it is the time for us to come out. So vaccination is really helping us to guide us.
for the whatever pandemic which we are facing. So I guess this is actually a shield for us. So we feel like, okay, Institute has motivated by providing the financial support and all to take this vaccine. So we are ready for physical conduction of classwork from 1st July onwards. Thank you so much. Really good thing that our college is providing such a vaccination drive because from July 1st it is announced that all the schools and colleges will start their classes and the students. तो नाज़रीन, आपको इस वक्त की बेहद अहम खबर दे दें। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का जम्मू धमाके पर बयान सामने आ गया है। दिलबाग सिंह का कहना है कि धमाका खेज अशिया गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू पुलिस ने 5 से 6 किलो का आईईडी बरामद किया है। इस आईईडी को लश्कर के एक कारिंदे ने हासिल किया। दहशतगर्दाना कार्रवाई के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। तो पहला बयान सामने आ गया है। लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट से, उनका कहना था कि अभी तक कोई बयान नहीं आया और अब ये बयान जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का सामने आ गया है। जम्मू धमाके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धमाका खेज अशिया गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू पुलिस ने 5 से 6 किलो का आईईडी बरामद किया है। इस आईईडी को लश्कर के कारिंदे ने हासिल किया। सबसे अहम कि दहशतगर्दाना कार्रवाई के एक बड़े मंसूबे को नाकाम कर दिया गया।